नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ द एशियन एज की रेजिडेंट एडिटर सुपर्णा शर्मा हैं। स्वागत है सुपर्णा जी आपका न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में। Thank you so much. और इसके अलावा हमारे साथ जनपथ .com के एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हैं। अभिषेक जी आपका भी स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया अतुल जी। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन है हमारे साथ। शार्दुल आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। इस हफ्ते हमारे साथ मेघनाद नहीं है चर्चा में। किसी काम की वजह से वो छुट्टी पर हैं इस हफ्ते। हालांकि वो रहते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने इस हफ्ते एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी की है न्यूज लॉन्ड्री पर, जो कि कपिल शर्मा के द हिंदू इकोसिस्टम का एक तरह का एक्सपोजे था और किस तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं। और चूंकि टूल किट का जमाना है, ये चल रहा है, टूल किट को एक बड़े उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से देश को या साजिश की जा सकती है टूल किट के जरिए। तो द हिंदू इकोसिस्टम में इसी तरह का कुछ कामकाज चल रहा है कपिल शर्मा के नेतृत्व में। तो उसको अगर खतरा माना जाए तो कितना बड़ा, तो ये खबर थी। लेकिन मेघनाद नहीं है हमारे साथ। कोशिश करेंगे जब मेघनाद हो तो उस स्टोरी पर, उनके अनुभवों पर चर्चा करेंगे। इस हफ्ते जो विषय है चर्चा में डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि शार्दुल एक बार हमारे श्रोताओं के सामने जल्दी से सरसरी तौर पर उन विषयों का जिक्र करें और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस हफ्ते काफी सारी खबरें आई, उनमें से मुख्य है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने जो आपराधिक मानहानि का पत्रकार प्रिया रमानी पर दावा किया था मीटू में उनको एक्सपोज करने के लिए, वो अदालत ने खारिज कर दिया और रमानी को बरी कर दिया। बेंगलुरु की कार्यकर्ता है दिशा रवि, उनको दिल्ली पुलिस की एक टीम ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। ये जो जैसा अभी अतुल जी ने बताया टूल किट की वजह से था। उनके खिलाफ एक दायर मामले के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय एक कार्यकर्ता है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने शेयर की थी। मुंबई हाईकोर्ट की वकील और पर्यावरण कार्यकर्ता निकिता जेकब और शांतनु मुलुक को भी गिरफ्तार करने की कोशिश थी, लेकिन उन्हें 3 सप्ताह के लिए जमानत दे दी गई है। उत्तर प्रदेश से बहुत बुरी खबर आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र में 3 टीनेजर लड़कियां, युवतियां भी उन्हें कहना ठीक नहीं होगा, बेसुध मिली। उनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और तीसरी बहुत गंभीर हालत में है। अभी कारणों का ठीक से साफ नहीं हो पाया है क्योंकि अलग-अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन फिर से 1 साल बाद उन्नाव में फिर से इस तरह की घटना होना बहुत चिंताजनक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही जो हाथरस मामले के समय सिद्दीक कप्पन पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें फाइनली सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन की जमानत मिल गई है और वो अपनी मां को देखने जा सकते हैं जो बीमार हैं। पुडुचेरी में कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, वहां पर भी सरकार पलट रही है और वहां की उपराज्यपाल किरण बेदी को भी बर्खास्त कर दिया गया। और अच्छे दिन आ चुके हैं, ये भी सॉरी, मैं गलती से बोल गया, असल में पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया है और इसके बाद मोदी जी उसके लिए भी पुरानी सरकारों को ब्लेम कर रहे हैं। ये मुख्य समाचार थे। मैं अपने वाले 2 और जोड़ना चाहूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग थे और चिंताजनक भी। पहला ये कि महाराष्ट्र में एक दिन में कोविड के नए 5,000 के करीब केस आए, जिसके बाद अमरावती और एक और जिले में वीकेंड के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। और दूसरी ये है कि नासा का साइंस रोवर परसिवरेंस ने मंगल पर कल लैंड किया। ये सबसे एडवांस एस्ट्रोबायोलॉजिकल लैब है जो वहां पर लुप्त हुई एंडेमिक लाइफ के अंशों को ढूंढेगा और ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो थे आज के जो महत्वपूर्ण विषय है, पर हमारे जो चर्चा का मुख्य विषय है वो पत्रकार प्रिया रमानी का जो मामला था। एमजे अकबर के ने उनके ऊपर मानहानि का मामला दायर किया था, उसमें अदालत का फैसला आया और अदालत ने प्रिया रमानी को बरी कर दिया है इस मामले से। उसमें अदालत ने बहुत दिलचस्प कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसमें। तो हमारे साथ चूंकि सुपर्णा जी हैं, सुपर्णा शर्मा भी इस मामले में, जब ये मामला 2018 सामने आया था, तो उसके बाद उन्होंने भी प्रिया रमानी के समर्थन किया था। बहुत सारी महिलाओं ने एमजे अकबर के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें सुपर्णा जी भी थी। तो आज जब हम इस मामले को देखते हैं, जब अदालत ने मानहानि के मामले में बरी कर दिया है सुपर्णा जी, दो लिहाज से आपका मैं नजरिया जानना चाहूंगा। एक तो ये कि इस जजमेंट का आपके लिए और
तमाम महिलाओं के लिए क्या मायने हैं? और दूसरा जो है थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर आपका एक नज़रिया जानना हो चाहूँगा मैं कि उस समय को आप कैसे याद करती हैं जिस समय में यह सब हो रहा था और महिलाएँ एमजे अकबर के खिलाफ या उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती थी, अपनी बात नहीं रख सकती थी या बहुत जेन्युइन जो कंसर्न था, इतनी बड़ी समस्या थी एक हैरेसमेंट का मामला वर्क प्लेस पे, फिर भी वो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थी। तो उस समय को आप कैसे करेंगी? लेकिन सबसे पहला सवाल कि ये जो जजमेंट आया है, उसको आप कैसे देखती हैं बाकी महिलाओं के नज़रिए से, कामकाज के क्षेत्र में जो दफ्तरों में काम करने वाली महिला हैं, उनके लिहाज से? जी। एक तो मैं सिर्फ मतलब इसको महिलाओं की तरफ से तो देखती हूँ, बट एक वर्क स्पेस जो आदमियों और औरत हम सबका है, उसकी जी। नजरिए से भी देखती हूँ, सिर्फ महिलाओं की तरफ से नहीं देखती हूँ। तो ये जो जजमेंट है, ये बहुत ही लेवल्स पे बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें सबसे पहले कोर्ट ने एक बात कही जो बहुत ही एम्पावरिंग और औरतों को बहुत हिम्मत देने वाली बात थी। वो ये थी कि कोर्ट ने बोला कि हम आपकी कहानी, आपकी स्टोरी जो आप बोल रही हैं आपके साथ हुआ, उसको बिलीव करते हैं, हम जी। मानते हैं कि आपके साथ ये हुआ, क्योंकि ऐसा होता है। कोर्ट ने बोला कि हमको मालूम है कि वर्क प्लेसेस पे, ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेस में जो जी। बड़े-बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, जो हेड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, टीम्स को, कि वो सेक्सुअली हरास अपनी एम्प्लॉइज को करते हैं। तो कोर्ट ने एक तो इस कल्चर को, इस वर्क प्लेस कल्चर को मान के बोला कि हम आपकी स्टोरी को बिलीव करते हैं, हम आपकी जो आप बीती है उसको बता रही हैं, हम मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको एक डिग्निटी दी उस बात को। दूसरा, जी। कोर्ट ने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो हमारा सोसाइटी का माहौल है, यहाँ पर आसान नहीं है एक एक औरत के लिए, लड़कियों के लिए ये बोलना कि मेरे साथ ऐसा शोषण हुआ या मेरा जी। बॉस ऐसे कर रहे हैं। तो हुँ। अगर वो चुप्पी साधती हैं और ये अपनी कहानी नहीं बताती हैं, अपनी आपबीती नहीं बताती हैं, तो कोर्ट ने बोला हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम समझते हैं क्यों लड़कियां नहीं बोलती हैं, और हुँ। उनको हक है कि वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह अपनी आपबीती, उनके साथ जो हुआ, बता सकती हैं। तो हुँ। उन्होंने वो एक जो प्रेशर है और होता है, और ये मी टू के जब से ये शुरू हुआ, एक एक कांस्टेंट ये इन्वेस्टिगेशन, प्रोब औरतों के ऊपर, जिन्होंने बोला कि आप अभी क्यों बोल रही हैं, आप यहाँ क्यों बोल रही हैं, आप पहले क्यों नहीं बोली, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की। तो उस सब बातों को कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, जी। आई मीन एक और बात जो मुझे थोड़ी-सी खटकती है, वो हमारी, आई थिंक हमारी वोकैब्युलरी, हमारी वर्ड्स के है कि प्रिया रमानी को बरी कर दिया। प्रिया हुँ। रमानी एक्चुअली एक्यूज़ नहीं है, वो विक्टिम थी। तो मुझे उस बात से बहुत बट मुझे समझ नहीं आता उसको किस तरह से हम लीगल लैंग्वेज में उसको कैसे प्रेज़ेंट करें कि एक्यूज़ तो एक्चुअली एमजे अकबर हैं, 20 लड़कियों ने उन्हें एक्यूज़ किया है। तो वो वही है कानूनी जो जी, जी। जी, वोकैब्युलरी जी, शब्द की। आई नो। आई थिंक वो भी एक मुद्दा है कि क्योंकि ये औरतों का जो सेक्सुअल वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसमें जब वो एक्यूज्ड की तरह प्रेज़ेंट होती हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि देख सकते हैं, जी। इसको वो कोर्ट ने ये भी बोला कि एक आदमी का राइट टू हिज रेपुटेशन, जो उनका नाम है, उनका रुतबा है, वो जी। एक औरत की डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट से ऊंचा नहीं हो सकता। उसका दर्जा उस औरत की सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी से ऊंचा नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो डेफेमेशन है, डेफेमेशन बेस ही उसका रेपुटेशन है। सो बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपका दूसरा आपने पूछा कि पर्सनली मैं उस टाइम को कैसे देखती हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सुपर्णा जी, की एक बार हम इस विषय पर जो कंटेम्परेरी अभी चल रहा है उस पर बाकी लोगों की भी राय ले लें, फिर हम दूसरे वाले सवाल पर आते हैं। जी, जी, बिल्कुल। आपने बहुत विस्तार से बताया जो पॉइंट है इसके, एक-एक चीज़ों का जो जज ने अपना जो दिया है वर्डिक्ट उसमें है।
मैं थोड़ा सा और इसको अगर पॉइंट बाई पॉइंट में पढ़ना बताऊं अपने श्रोताओं को, तो एक तो ये है कि किसी महिला को यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पर आपराधिक मानहानि के बहाने दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाओं के जीवन के सम्मान की कीमत पर प्रतिष्ठा के अधिकार को स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा भी कोर्ट ने और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कही, मसलन किसी महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत अपनी सुविधा के मंच पर, जहां पे वो कंफर्टेबल फील करे, वहां पर रखने का हक है। जरूरी नहीं है कि वो उसी समय नहीं किया तो बाद में नहीं कह सकती। इसी तरह से कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर समय में जो यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का अपराध वो दबे छुपे होता है, बंद दरवाजों के पीछे होता है, तो सामने बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। और साथ ही वो भी उसमें एक ये भी लार्जर कमेंट्री भी है कि अब ये समय है जब हमारा समाज यौन शोषण और या यौन उत्पीड़न के और उसके पीड़ितों के ऊपर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उसको समझे, संवेदनशील तरीके से उसको स्वीकार करे कि ये एक सच्चाई है। तो इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्री कोर्ट ने की है अपने जजमेंट में। हमारे साथ अभिषेक और शार्दुल भी हैं। अभिषेक, मैं ये जानना चाहूंगा कि बतौर ट्रेंड सेटर आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तक आमतौर पर हम ये देखते हैं कि बड़ा नकार का भाव रहता है, इनकार का भाव रहता है लोगों के अंदर कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो लोग स्वीकार नहीं करते या उसको मानने को वो नहीं करते। कमोबेश ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि जो आरोप लगाने या पीड़ित होती हैं औरतें या लड़कियां, उन्हीं के ऊपर सारा दोषारोपण कर दिया जाता है या उनके चरित्र के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। एक परंपरा रही है। तो इस लिहाज से कोर्ट का ये वर्डिक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है या किसी ट्रेंड का सूत्रपात कर सकता है? हाँ, इस मामले में दरअसल जो मेरा जो समझने का नजरिया है वो थोड़ा दूसरे तरीके से मैं देख रहा था इसको। जिस तरीके से इसको कल सेलिब्रेट किया गया ना, ये पूरा फैसला कोर्ट का, उसके पैरेलल अगर आप देखें, मतलब लार्जर फ्रेम में देखें, ये वन ऑफ एक फैसला है और वो भी फैसला डायरेक्टली प्रिया रमानी के केस पर नहीं है, बल्कि डिफेमेशन जो प्रिया रमानी पे हुआ उस पर है। ठीक है, तो कोर्ट ने जितनी भी बातें कही हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब पहले महिलाओं को 10 साल या 20 साल बाद कोई केस करवाने से रोकता रहा होगा ऐसा कुछ और कल वो रियायत मिल गई है, ऐसा तो था नहीं। पहले भी केस आप करवा सकते थे एफआईआर के बाद। इनफैक्ट निर्भया वाले कानून में और जो पॉक्सो के एक्ट्स बने उनमें भी कई ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए थे। हाँ, तो और बाद में हम तो ये मीटू आंदोलन तो बाद में आया, उसके पहले मुझे याद पड़ता है कि 2017 में एक शायद लिस्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसर्स इन एकेडमिया करके एक चला था मूवमेंट, कोई क्राउड सोर्स लिस्ट आई थी। हाँ, तो मतलब उस समय भी कोई मतलब वहां पे कोई रोक नहीं रहा था किसी को मुकदमा करवाने से या एफआईआर करवाने से 10 साल या 20 साल बाद। ठीक है, तो तब भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे। तो कल जो कोर्ट ने कहा है वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत डिफॉल्ट बात है, हाँ, जो कि ऑब्वियस है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है दरअसल कि अब इसको मैं उस तरह से देखूं कि आजकल क्या होता है कि गिरफ्तारियां इतनी सामान्य हो गई हैं, हम लोग एक बेल को ही सेलिब्रेट करने की आदत बना चुके हैं, है ना। हमें लगता है कि बेल किसी की हो गई, हमारे किसी साथी की, पत्रकार की, एक्टिविस्ट की, तो वो सेलिब्रेट करने की चीज है। तो तकरीबन क्या है कि वो नॉर्मलसी जो आ चुकी है इस तरह की घटनाओं की, समाज में महिला विरोधी सोच की जो नॉर्मलसी है, उस नॉर्मलसी में हमें कोर्ट का ये पूरा हिसाब किताब लगता है कि बहुत रेडिकल है, मतलब दूरगामी आयाम होंगे। लेकिन इसके पैरेलल आप देखिए रंजन गोगोई का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो तो क्लोज कर दिया। उस पर कोई चर्चा कहाँ हुई? कल या परसों हुआ ना ऐसा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है। रंजन गोगोई का मामला इसी दौर में केस ने कोर्ट ने क्लोज भी किया है, क्लोज कर दिया था। बिल्कुल। और मतलब इनफैक्ट ये भी कहा है कि मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी कैन नॉट बी कंप्लीटली रूल्ड आउट। तो मतलब आप एक तरफ रंजन गोगोई का केस बंद करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे एक लॉलीपॉप थमा देते हैं जिसको लेके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, और आप छोड़िए, ये तो बड़े केसेस हैं, बड़े लोग हैं। आप छोटे केसेस में देखिए, आप याद कीजिए किनका किनका नाम आया था मीटू में। नाना पाटेकर, आलोक नाथ, एमजे अकबर, सुहेल सेठ, जतिन दास, किरण नागरकर, बहुत नाम थे। बाकी का क्या हुआ? आलोक नाथ, जिनके ऊपर कई महिलाओं ने आरोप लगाए थे हैरेसमेंट के, असॉल्ट के, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक फिल्म में जज की भूमिका निभा रहे हैं, आप समझिए। बाकी लोगों के केस का कुछ पता नहीं है। शायद एक, मेरे ख्याल से ये एक केस तो क्लोजर की स्थिति में पहुंच चुका है,
ये नाना पाटेकर वाला शायद या नागरकर का, मतलब कुल मिला के ये है कि हमने मतलब उस तरह के आरोप आए, एफआईआर हुए, केसेस हुए, हमने ट्रैक नहीं किया। एमजे अकबर दिल्ली में है, सरकार के मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पे ज्यादा उनको तवज्जो मिली। 100 वकीलों को ये लेके खड़े थे। बात में महत्वपूर्ण बात है अभिषेक जी कि बहुत सारे मामलों में बहुत समय से कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ से एमजे अकबर कोई छोटे आदमी नहीं थे और इस मामले में अगर कुछ हुआ है तो एक शुरुआत के ही लिहाज से देखा जाए, एक पॉजिटिव नोट के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने शुरुआत में वही कहा कि अभी तक तो ये सबकी भावना थी कि लोग स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होते थे इन चीजों को। तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। शार्दुल, ये जो जजमेंट आया उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, मतलब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? जैसा अभिषेक ने कहा कि उनकी बातों से ये निकल के आ रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ सेलिब्रेट करने के लिए अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी छोटी जगहों पर जहां, और वो जो अंडर प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनको कानूनों की समझ नहीं है, बातचीत बाकी उनकी समझ नहीं है, जिनकी रिसोर्सेज नहीं है जिनके पास, वो अभी भी उससे वंचित ही हैं एक तरह से, और अभी भी वो रिसीविंग एंड पे ही है। जी, देखिए अभिषेक की बात एक हद तक ठीक है, पर सच्चाई ये भी है कि असमानता हमारे देश ही नहीं दुनिया में जीवन की सच्चाई है, और छोटा सा ही सही बदलाव कहीं से शुरू होगा। अच्छा, अभिषेक ने जो एक और बात कही उसमें स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस भी आ जाती है कि एक समय के बाद केस नहीं हो पाता। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो सेक्सुअल अब्यूज में कितना है या होता है कि नहीं, क्योंकि मर्डर में तो इंडेफिनिट है, आपने कभी भी किया हो उसका केस कितने साल बाद भी चल सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यौन शोषण में ऐसा होता है नहीं, पर वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो बात सुपर्णा जी ने कही उससे जुड़ी हुई बात यह है कि देखिए, पीड़ित को अभियुक्त बनाना, जो उन्होंने कहा ना कि आप बरी हो गए जबकि वो खुद ही विक्टिम थे, ये भी शोषण का ही तो हिस्सा है, क्योंकि इस केस में पीड़िता पर ही आरोप लगा दिया था, जैसा आपने कहा। अच्छा, अदालत ने जो ये बात कही कि सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन और से बड़ा नहीं है, उससे असल में क्या फर्क पड़ रहा है? कम से कम पॉपुलर कल्चर में जो सेलिब्रेशन है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक अधिकतर केसेस में क्या होता था, जो बहुत ही कॉमन फ्रेज है ना हमारे यहाँ, कि आपने ऐसा कैसे कहा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, या किसी महिला के साथ कुछ हुआ, किसी लड़की के साथ कुछ हुआ, तो पहला रेस्पॉन्स मोर ऑफन देन नॉट यही होता था कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी। ये संस्कृति और इसमें बदलाव कम से कम शुरू हो सकने की बात है लोगों में, भले ही वो एलीट हों, ट्विटर वाले हों, सोशल मीडिया वाले हों, कम से कम ये बात तो शुरू आई कि आप ये कहना बंद करें, और एक लोअर कोर्ट नहीं से, क्योंकि हमें नहीं पता कि एमजे अकबर अभी अपील करेंगे या नहीं जी, पर ये संस्कृति में बदलाव होगी। जो आपने एक और बात कही जो लंबे समय तक नहीं बोलती, मैं उसमें कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो ये दशकों के बाद भी बोलने का अधिकार अदालत ने इसे माना, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि एक तो जो शोषण करने वाले होते हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर नियमित तौर पर अब्यूज विक्टिम से बात करता हूं, अधिकतर बच्चों से, वो इस चीज को नहीं समझते कि चाहे वो यौन शोषण हो महिलाओं का, या जो बच्चों के दूसरे तरीके से शोषण होते हैं, उन्हें पीड़ित के जीवन के ऊपर उनमें शोषण करने वाले का लगभग असीमित नियंत्रण या प्रभुत्व होता है। जी। और लोगों को ये स्वीकार करने में बहुत समय लगता है और बहुत संघर्ष लगता है कि उनके निकट का कोई व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अधिकतर लोग आज भी इस तरह की घटनाओं और अपराधियों पर खुलकर बात करने से बचते हैं, जो अच्छा नहीं है। जो आपने बात कही ना कि रेलेवेंट है या नहीं, ये जजमेंट इसलिए रेलेवेंट है। रेलेवेंट, ठीक बात। यहाँ पर फिर से वही एक दो चीजें और हैं जिस पर क्योंकि सुपर्णा जी इस क्लोज से बहुत करीबी से देखती रही हैं, जुड़ी रही हैं। एक तो मेरा पहला वाला सवाल है ये सुपर्णा जी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सवाल, एक आध सवाल जो अभिषेक जी के जरिए आए हैं, फिर भी वो एक चिंता अभी भी वाजिब बनी हुई है कि ये एक तो एमजे अकबर के ही नजरिए से देखें तो उन्होंने जो केस दायर किया उस मामले में उनको मात मिली है, लेकिन अपराध की सजा अभी भी नहीं मिली है। एक ये सच्चाई है, तो अपराध उन्होंने किया था। तो एक दूसरी चीज ये कि जो अभी भी उस तरह के जो रिसोर्स नहीं है जिनके पास, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से आने वाली लड़कियां हैं, कामकाजी निकलने की कोशिश कर रही हैं घरों से, उनके लिए अभी भी परिस्थितियां उतनी बेहतर नहीं है। इस पर आप क्या आपकी क्या राय है? एक बात मैं सुपर्णा जी के प्रश्न में जोड़ दूं आपके, कि वो ये भी बात करें कि क्योंकि ये मामला विशाखा गाइडलाइन से पहले का था, तो उसमें और आज में क्या वो अंतर देखती हैं? जी जी, एक एक करके मेरे को अगर ध्यान रहेगा तो मैं बोलती हूँ। एक तो अभिषेक जी की बात सुन के मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन सा होने लग रहा था।
क्योंकि उनकी वो जो कह रहे हैं वो वही बात है जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होगा तब तुम जीतोगी, ऐसा होगा तब तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो ये बात मुझे, वही पेरेंट्स होते हैं ना जो रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और बोलते हैं अच्छा इसमें तो 100 है, इसमें तो 100 है, पर इधर देखो तुम्हारे 60 आए, इसमें क्या फायदा। तो मुझे थोड़ी सी बात ये खटक रही है जिस तरह से वो इसको देख रहे हैं, एक बहुत सिनिकल व्यू लेकर। हाउएवर मैं ये बिल्कुल उनकी बात मानती हूँ कि हम सब जो लड़कियां, प्रिया रमानी, तुषिता पटेल, गजाला वहाब, पल्लवी गोगोई, ये बहुत प्रिविलेज्ड औरतें हैं, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हम मोस्टली अपर कास्ट हिंदू औरतें हैं जो कॉन्वेंट्स में पढ़ी हैं, हमारे पास अब अच्छी जॉब्स है, सब कुछ है, तो हमारी एक पोजीशन बहुत डिफरेंट है उन औरतों से जो नहीं पढ़ी लिखी हैं या जो गांव में हैं या दलित महिलाएं हैं, उससे मैं बिल्कुल अपना प्रिविलेज पोजीशन मानती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस प्रिविलेज के बावजूद हमारे साथ, हम सबके साथ ऐसा हुआ है। तो इस बात को आप नहीं नकार सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत ही, डिस्पाइट ये इस प्रिविलेज के बाद, इस पढ़ लिखने के बाद, जॉब्स होने के बाद हमारे साथ ये हुआ। तो और हमको भी 20 साल लगे ये हिम्मत जुटाने में कि हम ये बोल पाए कि हाँ हमारे साथ ये हुआ पब्लिकली। आपस में हमने बहुत बातें करी, इसको बहुत डिस्कस किया जब ये हो रहा था। बाद में दूसरा बात अभिषेक जी बोल रहे, एमजे अकबर ये मीटू मूवमेंट में मेरे ख्याल में सबसे हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड होंगे। उनसे ज्यादा, मतलब वो यूनियन मिनिस्टर थे, वो अभी भी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो एडिटर रह चुके हैं इतने बड़े बड़े अखबारों के। तो उनके ऊपर जब ये, मैं इस जजमेंट को उनकी बात पे भी देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट में डेफेमेशन सूट डाला था उसमें उन्होंने बोला है कि प्रिया रमानी झूठ बोल रही है। तो कोर्ट ने बोला नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही है इन अ सेंस। उन्होंने बोला कि ये मेलिशियस है, इनका कोई मतलब कुछ क्या बोलते मोटिव है, तो कोर्ट ने इन सब बातों को नकारा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि मीटू मूवमेंट कोर्ट्स के बाहर था जी, वो सोशल मीडिया पे हो रहा था, लोग, लड़कियां अपनी अपनी कहानी, बहुत कुछ आदमियों ने भी अपनी अपनी कहानी शोषण के बारे में सोशल मीडिया पे बोली। तो उनको एमजे अकबर ने कोर्ट में, जुडिशियल सिस्टम में ड्रैग किया, जिसपे औरतों को विश्वास नहीं था। इसीलिए मीटू मूवमेंट था, क्योंकि उनको हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारे कोर्ट्स, हमारी पुलिस पे विश्वास ही नहीं था, हमारे लॉज एडिक्वेट नहीं है, उन पे विश्वास नहीं था, इसीलिए मीटू मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अब जब उन्हीं औरतों को आप कोर्ट में ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पर वो जीत रही हैं, तो आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें एक, पहले उसमें कुछ भी लीगल नहीं था इन अ सेंस, राइट। मैं अपनी कहानी बोल रही हूँ या प्रिया अपनी कहानी बोल रही है या कोई भी औरत अपनी कहानी बोल रही है, बट उसको आप कोर्ट में लेके गए, बोला कि ये झूठ बोल रही है, ये गलत बोल रही है, इसका कोई मोटिव है, और कोर्ट ने बोला नहीं, इसका कोई मोटिव नहीं है, ये अपनी कहानी बोल रही है, इसको हक है अपनी कहानी बोलने का। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ये जो हिम्मत देगा औरतों को, वो हर लेवल पे आई थिंक उसका इम्पैक्ट होगा, एक इमोशनली बहुत इम्पैक्ट होगा, जो कोर्ट ने भी बोला और अभी इन्होंने भी बोला कि जब आपके साथ शोषण हो रहा होता है, क्योंकि आप दर्जे में, पावर में बहुत कम होते हैं जो आपका शोषण कर रहा होता है उनसे, आप यंग होते हैं, एज में बहुत डिफरेंस होता है, और आप मोस्टली उनको एक बड़े पेडेस्टल पे, एक बहुत बड़ा कुछ मानते हैं कि बड़े एडिटर है या बड़े अफसर है या मेरे टीचर हैं या गुरुजी हैं। तो जब वो करते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे एक गुरु, एक पेरेंट के पोजीशन टाइप में जब आपका वो आदमी वो आपका शोषण कर रहा होता है, तो आपका बिल्कुल मतलब अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये
बहुत सारे लेवल्स पर इस जजमेंट में कितनी सारी लाइंस है कि वो एक टच करती हैं औरतों को। शायद अभिषेक जी, आई एम सॉरी, मैं ये औरत और आदमी का बात कर रही हूँ, बट शायद आप नहीं समझ सकते हैं कि ये इतनी हिम्मत देने वाले कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं उस जजमेंट में। अभिषेक, आपकी कोई आखिरी टिप्पणी इनके सुपर्णा जी के बातचीत के बाद, फिर हम आगे के पहलुओं पर बात करेंगे। नहीं, देखिए, एक टिप्पणी होगी और एक सवाल भी है। जी। सुपर्णा जी ने चूंकि कहा कि शायद मैं ना समझ पाऊं और मतलब एक पेरेंट जैसे बोलता है रिपोर्ट कार्ड कंपेयर करके, उस तरह की बात कही, तो मैं पहली बात ये कहूंगा कि देखिए, हाँ, मतलब मैं बहुत मतलब इसको संक्षेप में ही कहूंगा कि आप अगर पीड़ित पक्ष हैं, हाँ, तो आप चीजों को एनालाइज करते समय बाइनरी में अगर चीजों को देखेंगे ना, मतलब कि मैं अगर पुरुष हूं और मैंने एक सवाल किया कि नहीं, चीजें इतनी नॉर्मल हो गई हैं सेक्सुअल हेरासमेंट को लेके कि ये एक छोटा सा फैसला हमें सेलिब्रेटरी लग रहा है, तो आपको लगा कि दिस इज समथिंग पेरेंटल टाइप थिंग है। तो ये असल में बाइनरी में इसको मत देखिए, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे पूरे समाज में, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है या इनफैक्ट पुरुषों के खिलाफ हिंसा या एलजीबीटी के खिलाफ हिंसा, किसी भी तरह की यौन हिंसा की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह की यौन हिंसा हमारे समाज के मानस में, पूरी मानसिकता में एक सामान्य स्थिति तक पहुंच गई है कि ये तो हो रहा है, होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो मान लीजिए कि डिफेमेशन केस हुआ और इस पर जोर दिया गया, इस पर आप लोगों ने जोर दिया कि यहाँ पर विक्टिम पर ही डिफेमेशन केस हो गया। थोड़ा सा पीछे जाइए और पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश को देख लीजिए आप। कौन सी ऐसी विक्टिम है जिसके परिवार को नहीं सताया गया? कौन सी ऐसी रेप विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट नहीं करवाया गया, जिसको सुसाइड करने पे मजबूर नहीं किया गया, जिसके ऊपर एफआईआर नहीं किया गया, जिसको जेल में नहीं बंद किया गया? यूपी में दिस हैज बिकम ए नॉर्म, सामान्य बात हो चुकी है। आपके पड़ोस में हाथरस से लेके उन्नाव तक महिला जाती है एफआईआर करवाने, एफआईआर नहीं होती है, पुलिस वाले थाने में रेप कर देते हैं, एफआईआर से मना करते हैं, उसके बाद एक्सीडेंट करवाते हैं। क्या क्या होता है यूपी में? मैं अभी देख रहा था गूगल पे कि एफआईआर ऑन रेप विक्टिम इन यूपी, इतने लिंक्स थे, मैं खोजता गया, मतलब, और ताजा 18 फरवरी से लेके अब तक, पिछले 1.5 साल तक। मेरे कहने का मतलब ये है कि घटनाएं चूंकि इतनी आम हो चुकी हैं कि उनकी तुलना में हमें ये छोटी सी जीत लगती है कि बहुत बड़ी जीत है, और वास्तव में बड़ी जीत लगेगी। इमोशनली और मोरली हमें ये बिल्कुल हक है कि हम क्लेम करें इस पर और इससे ताकत लें। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बाइनरी में देखें और मेरी बात को पेरेंटल समझें। मैं पूरे समाज के लेवल पर इस बात को कह रहा था। दूसरी बात जो कही सुपर्णा जी ने, मैं थोड़ा सा उस पे एक डाउट आया मुझे। उन्होंने कहा कि चूंकि ये मूवमेंट, मीटू मूवमेंट सोशल मूवमेंट था, सोशल मीडिया पर चला था, और वो इसलिए चला था क्योंकि न्यायपालिका और बाकी अपरेटस पे विश्वास नहीं था, है ना। तो अगर संस्थाओं पे विश्वास नहीं था और सोशल मीडिया में सोशल एम्बेरसिंग करने का ये मूवमेंट था, और जिस पे एलिगेशन लगा उस व्यक्ति ने उसे खींच के कोर्ट में वो ले गया, एमजे अकबर ले गए कोर्ट में, और उसी कोर्ट में आपको जीत मिल गई, मतलब आपको वहां से बरी किया गया, ठीक है। मेरा एक छोटा सा बस यही सवाल था कि अगर तमाम विक्टिम्स को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं था और वो सामाजिक नेम एंड शेम के कैंपेन में थे, तो क्या अब न्यायपालिका पर विश्वास हो जाएगा? मतलब इसको थोड़ा सा लार्जर कंटेक्स्ट में कहूं तो कहीं ये एक अदालत द्वारा दिया गया फैसला सेफ्टी वॉल्व का काम तो नहीं करेगा कि आपको लगे कि नहीं, अब तो न्यायपालिका सही है, कोई नहीं, चलो आज एफआईआर करवाते हैं। हाँ, मतलब जैसे होता क्या है ना कि जब व्यवस्था से भरोसा उठता है तो व्यवस्था के अपरेटस भरोसा गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये उस इसका सेंस में जवाब कह रहा हूँ। सुपर्णा जी से ही इसका जवाब जान लेते हैं संक्षेप में। सुपर्णा जी, क्या इससे ये भरोसा इन महिलाओं को, तमाम महिलाओं को मिलेगा कि अब वो बजाय सोशल मीडिया के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर के जो एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है उसमें जाएं, उसका इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को सजा दिलाने की कोशिश करें? जी, मेरे को एक्चुअली इस सवाल से ही ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये सवाल फिर से औरतों पे ही ओनस डाल रहा है एक्शन का, जो कि कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने बोला आपको हक है, आप जहां अपनी कहानी बताना चाहें वहां बता सकते हैं। तो मैं इस सवाल को ही सही नहीं मानती हूँ अभिषेक जी। मैं आपकी बात आई टेक ऑन बोर्ड, आप जो बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल
बिल्कुल सही है कि अगर हम देखें किस तरह से एक रेप विक्टिम जा रही थी और उनको आग लगा दी थी, मतलब वो दिल दहलाने वाली बातें, हाथरस या किसी भी केस को देखे, मैं बिल्कुल आपकी बात मानती हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। बट ये हम लोगों के लिए, आप मानिए कि 20-30 औरतें, और मी टू मूवमेंट का है ही वो, जिस तरह से वो एक रिले रेस होती है, एक लड़की ने बोला, फिर दूसरी ने बोला, उसको हिम्मत आई, उसको हिम्मत आई। तो इस बात को प्लीज आप समझिए कि किस तरह से ये, जैसे ये मी टू मूवमेंट चला, एक लड़की की चुप्पी तोड़ने से दूसरी को हिम्मत मिली, फिर एक और को हिम्मत मिली, उसी तरह से इस कोर्ट के जजमेंट से भी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये डेफेमेशन केस एक हथियार हो गया था जिन आदमियों का नाम लिया गया था मी टू मूवमेंट में, कि इसके जरिए औरतों को फिर चुप कराने का, तो वो हथियार थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है जी इस जजमेंट से। तो वो बहुत आई थिंक वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़कियां, मैं ये नहीं कह रही कि अब भाग भाग के कोर्ट में जाएंगी, या अभिषेक जी एक जगह कह रहे हैं कि जैसे पुलिस थानों में ही रेप होते हैं, तो औरतों का उस सिस्टम में फेथ होने के लिए बहुत कुछ बदलेगा, तब फेथ आएगा। पर इसमें ये है कि ये जो आदमियों का हथियार था डेफेमेशन का, वो कमजोर पड़ गया है। तो वो दैट इज इस जजमेंट का और इस केस का आई थिंक सिग्निफिकेंस वो ही है। एंड बाइनरी तो मैं चलिए छोड़िए, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करती हूँ। मैं बाइनरी मतलब जैसे मुझे बस ये लग रहा है कि असल में दोनों लोग एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहना, जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान एक ही है, वहां के पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। तो एक तरीके की चीज है, लेकिन ये है कि रास्ते अलग अलग है और उसको समझने का। पर ये बड़ी दिलचस्प चीज है कि ठीक बात है कि कम से कम जो समस्या है इसको हर आदमी समझ रहा है, उसको कैसे टैकल करना, उसके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सुपर्णा जी, आप अपनी बात करें तो हम फिर अगले विषय, अगला जो हमारा सवाल है उस पर, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत दिलचस्प है, उस समय को जानना बहुत जरूरी है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, आप लोग उसको झेल रही थी, तब ऑब्वियसली जैसा कि शार्दुल ने हमें बताया कि विशाखा गाइडलाइन उस समय तक नहीं थी, और अब का समाज, आज के समाज में आज लड़कियां उस समय से ज्यादा बाहर निकल रही। आज आपके पास कंपैरेटिवली बहुत सारे टूल्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, अपनी बात कहने के बहुत सारे मंच हैं, तब के मुकाबले समाज आज ज्यादा खुला हुआ है जी। फिर भी उस समय को अगर आप बता सके, अपनी कहानी के जरिए अगर बता सके, अपने अनुभवों के जरिए बता सके, तो और भी बेहतर होगा जी। उस समय पर मतलब एमजे अकबर के जो आए हैं केसेस, वो जब वो टेलीग्राफ अखबार उन्होंने शुरू किया था कलकत्ता में, उससे जुड़े हुए कुछ केसेस हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दी एशियन एज शुरू किया, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, तो उससे जुड़े हुए केसेस हैं। उस टाइम पर वो उनका तकरीबन एज होगा 43-42 कुछ होंगे, जब ये 1993 1992 की बात है। और हम सब, पल्लवी, प्रिया, मैं, तुषिता पटेल, गजाला हमसे भी छोटी हैं। उस टाइम पे हम 22-23 की एज हमारी रही होगी। हम सबके लिए ये पहली जॉब थी। शायद थोड़ा मोड़ा इंटर्नशिप किसी ने इधर किया हो थोड़े साल में, अब मतलब 21 में ग्रेजुएशन करके 22-23 पे ये हमारी पहली जॉब थी एमजे अकबर के साथ, जो उस टाइम पे माने जाते थे कि सबसे बड़े, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट, बोल्ड एडिटर हैं। तो आप ये भी सोचिए कि ज्यादातर जैसे प्रिया का तो मुझे मालूम नहीं, उनकी मदर का, मेरी मदर टीचर थी, पर बहुत सारी लड़कियों की वो फर्स्ट औरतें, लड़कियां थी जो अपने घर से निकलकर बाहर जॉब्स कर रही थी। वो फर्स्ट जनरेशन थी ये लड़कियों की। उनकी मदर्स पढ़ी लिखी होंगी, पर बहुत लड़कियों की मदर्स ने जॉब नहीं की, जैसे तुषिता की मदर ने कभी जॉब नहीं की। तो ये फर्स्ट जनरेशन था जो बाहर जाके काम कर रहा था इमीडिएटली, ऑलमोस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो हम एकदम, मतलब हमको ये जॉब मिली एमजे अकबर के साथ काम करने के लिए, तो हम लोगों का आप मान नहीं सकते कि इतना प्रिविलेज्ड हमको लगता था कि हम बहुत हम कुछ है, हम कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, दुनिया बदलेंगे, देश बदलेंगे, जिस जज्बे से लोग
जर्नलिज्म ज्वाइन करते हैं, तो वो बिल्कुल था। और एक और होता था कि ये जो शोषण हुआ हमेशा सीक्रेसी में भी होता था, बट पता भी होता था हमारे सीनियर्स को। तो कुछ कुछ सीनियर्स ऐसे भी होते थे कि अगर एमजे अकबर किसी लड़की को रात को होटल में बुलाते थे, वो बहुत बारी अलग अलग जगह पे जाके, बॉम्बे में, कलकत्ता में, कोई बाहर असाइनमेंट में गया है तो वहां खुद पहुंच जाते थे। ऐसा बहुत करते थे। तो जो हमारे कुछ सीनियर्स होते थे जो 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 समझ रहे थे ये क्या हो रहा था, और जिनको अफेक्ट हो रहा था, वो किसी ना किसी तरह से कभी कभी ट्राई करते थे कि लड़की को अकेले मत, रिपोर्टर को अकेले या सब एडिटर को अकेले मत भेजे, साथ में किसी और को भेज दो, कि एक फोटोग्राफर भेज दो या कोई और रिपोर्टर भेज दो। तो वो प्रोटेक्शन की वो ट्राई करते थे, बट कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ इंस्टेंसेस में। बट उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि 20 लड़कियों के साथ 20 से भी ज्यादा, इतनी सारी लड़कियां जो अभी भी नहीं बोली हैं, प्राइवेटली उन्होंने बात की है, बट अभी भी बहुत लड़कियां चुप है जिनके साथ ये हुआ। अगर ये एक्चुअल नंबर आ जाए तो मतलब आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द वर्स्ट केसेस इन इन दिस कंट्री एंड मे बी द वर्ल्ड, कि उन्होंने सीरियली सेक्सुअली अब्यूज किया इतनी सारी लड़कियों काइंड ऑफ हार्वी वाइनस्टाइन ऑफ इंडिया। हाँ, हार्वी वाइनस्टाइन से भी बदतर, क्योंकि आप सोच लीजिए कब वो हमेशा ही पोजीशन ऑफ पावर में रहे हैं और अलग अलग जगह पर उन्होंने, वो पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, जर्नलिज्म में भी रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में तो अभी कोई कहानी उनकी आई नहीं है। सो ये वो टाइम, आई डोंट नो, मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कुछ मेरी बातों से कुछ आपको हमें एक लार्जर एक तस्वीर समझ में आ गई कि इस तरह के जो किस तरह से वो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे और उनका फायदा उठाते थे। जो लड़कियां थी जो जो एक आइडियलिज्म में, एक नई सा, जैसा आपने कहा पहली बार निकली हुई थी, उनकी अपनी जी वल्नरेबिलिटी भी थी, उनकी अपनी कमजोरियां थी कि वो पहली बार निकली थी तो उनको कुछ साबित करना था, कुछ और दबाव में, कुछ नौकरी के दबाव में बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं कह पाते। वो उस समय की रही होंगी। मैं शार्दुल, आखिरी टिप्पणी इस पूरे प्रकरण पर आपकी, जिस तरह से एमजे अकबर के मामले में, और आपने देखा हम यहाँ पर बातचीत भी, काफी सारी बातें बताई सुपर्णा जी ने, अभिषेक जी ने। जी आखिरी आपकी संक्षेप में टिप्पणी इस मामले पर, और फिर हम दिशा रवि जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी पर बात करेंगे। जी देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसे ना चाहते हुए भी या चाहकर हर कोई अपने नजरिए से ही देखता है। देखिए, जैसे आपने हार्वी वाइंस्टीन वाली बात उठाई, तो मैंने नोट किया था जब आप लोग बात कर रहे थे कि अंतर देखिए आप, एमजे अकबर भी पत्रकारिता के हार्वी वाइंस्टीन जैसे ही थे, और दोनों केसेस में अंतर देखिए, एक तरफ उसे जेल हुई है, एक तरफ यहाँ हमें खुशी मनानी पड़ रही है कि चलिए आरोपी की बात को सही माना गया। ये आपको परिप्रेक्ष्य देता है। दूसरा, दुनिया भर में सब महिलाओं को इतना शोर मचाना पड़ा, तब जाकर ये हुआ है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जो अभिषेक जी बात कर रहे हैं वो मैक्रो लेवल पे, बड़े स्तर पे बात कर रहे हैं, पर देखिए हर चीज स्टेप बाय स्टेप है। ये पावर का खेल है। अधिकतर लोग, और अब तो फिर भी अवेयरनेस बढ़ गई है, अधिकतर लोग ये नहीं समझते कि यौन शोषण का सेक्स से नहीं, पावर से लेना देना होता है, कि आप विक्टिम के ऊपर कितनी पावर एग्जर्ट करते हैं। अब्यूज विक्टिम, चाहे वो यौन शोषण का हो या दूसरा, वो पावर से दबाया जाता है, वो पावर एग्जर्ट कर रहा है। अदालत ने जब ये कहा कि एमजे अकबर प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे, वो आरोप के लिए नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी स्टेलर रेपुटेशन में बट्टा लग रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सुपर्णा जी ने कहा उस समय, आप ये सोचिए कि व्यक्ति, एक नया दिमाग, और कोई भी अब्यूज विक्टिम हो, जब वो अब्यूज होता है तो जो अब्यूज नहीं हुआ वो ये नहीं समझ सकता कि अब्यूज विक्टिम उस अब्यूज के इफेक्ट से हर दिन लड़ता है, लगभग जीवन भर, दशकों तक। मैं कितने ही लोगों से मिला हूं और अलग अलग एक्सपीरियंस से जानता हूं, हर दिन आपको कहीं ना कहीं वो जाके टकरा जाता है। वो चाहे छोटे छोटे आपके बिहेवियर में हो, वो आपके केवल निकट संबंधी ही समझते हैं। इसलिए ये कहना कि जब तक सब कुछ नहीं बदलेगा तब तक हम ये बात नहीं कहेंगे, ये बात तार्किक तौर पर ठीक है, पर आप एक विक्टिम की तरह सोचे तो वो इस चीज को नहीं मानेगा। एक और चीज इसी मौके पर मेरे दिमाग में आई, सुपर्णा जी, आप अगर थोड़ा सा खुलासा कर पाए। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया जब ये मामला सारा सामने आया, तो ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने इस तरह के एक तरह का, खुलेआम तो नहीं कहेंगे लेकिन दबे छुपे शब्दों में एमजे अकबर का बचाव भी किया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं जो शब्द यूज करना चाहूंगी उन औरतों के लिए शायद वो ठीक नहीं है, बट जैसे सीमा मुस्तफा हैं और उन्होंने कोई हिंट वगैरह ऐसे टेढ़ी डी उन्होंने सीधा सपोर्ट किया एक बहुत लंबे चौड़े आर्टिकल के थ्रू एमजे अकबर का, और उन्होंने बोला कि हम जब करते थे हमने ये भी देखा। तो अब सीमा मुस्तफा वही हैं जिनको गजाला वहाब ने जाकर बोला था कि मेरे साथ ये हो रहा है। सीमा मुस्तफा उनकी सीनियर थी, चीफ ऑफ ब्यूरो थी, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब इतने सालों बाद जब इतनी औरतों ने, इतनी लड़कियों ने बोला, सब उनकी जूनियर, सीमा मुस्तफा की जूनियर्स हैं हम सब जर्नलिज्म में, और अब वो एडिटर्स गिल्ड की प्रेसिडेंट हैं सीमा मुस्तफा। तो मतलब ये मैं इसको जैसे उन्होंने बोला कि शोषण, ये सेक्सुअल अब्यूज अपनी पावर को एक्सपीरियंस करने का एक जरिया होता है आदमियों का, कि मेरे पास पावर तो है, मैं अब इसको एक्सप्रेस कैसे करूं, एक्सप्रेस ऐसे करूं कि दूसरे को विक्टिमाइज करूं, दूसरे को अपने बस में करूं, उसको कंट्रोल करूं। सो ये औरतें जो जिन्होंने सपोर्ट किया, तवलीन सिंह से तो खैर आई थिंक हम सबको कोई उम्मीद नहीं है अब, बट सीमा मुस्तफा से बहुत 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 डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत दुख हुआ, और बहुत गुस्सा भी आया कि, बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं तवलीन सिंह और सीमा मुस्तफा, ये जो पेट्रियार्की है, जो ये समाज है, पुरुष प्रधान समाज, इसके फुट सोल्जर्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। और ये पेट्रियार्की में ये सिर्फ आदमी नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए औरतें भी हैं जो उससे पावर लेती हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई पावर नहीं होती जेंडर की वजह से, क्योंकि आप औरत हैं, तो आप पावर कैसे लेंगी? किसी पावरफुल आदमी के साथ खड़े होके उसका सपोर्ट करके ही आपको थोड़ी सी पावर मिलेगी। उस तो उस उसमें वो, मुझे लगता है कि ये औरतें, इन्होंने आदमियों से किसी लेवल पर वो पावर के साथ खड़ी होती हैं हमेशा। जिसके पास पावर है उसी को सपोर्ट करती हैं, और जो पावरलेस है उसको वो नकारती हैं। वो उसी पेट्रियार्की की, वो पुरुष प्रधान की वो जो लैंग्वेज है, मतलब वो वो जाने जाने उसका हिस्सा बन जाती हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी है कि फिर वो अपने उस पावर पाने के चक्कर में जो पावरफुल आदमी है, जो मर्द है, उसके हर सही गलत अच्छे बुरे का भी समर्थन करती दिखती हैं। अतुल जी, जो मैं आखिरी पॉइंट कह रहा था वो यही था कि देखिए, आप हार्वी और एमजे को फिर एक देखें, अधिकतर ये पता चला है कि ये खुला सच था इंडस्ट्री में, लोगों को पता था। और ये कटाक्ष उनके ऊपर भी है जिनके ऊपर इल्जाम तो नहीं लगे, लेकिन जिन्होंने सालों तक आंखें बंद रखी और उन्होंने एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में आवाज नहीं उठाई या उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इनकन्वीनियंट था उनके लिए। ठीक बात। मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प चर्चा हुई और बहुत विस्तार से हमने इस विषय पर बात की है। और चूंकि हमारे साथ सुपर्णा जी थी, जिनका खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एमजे के साथ काम करने का था, तो इस वजह से हम इस मामले के और भी पहलुओं पर रोशनी डाल पाए। हमारा जो अगला विषय है वो है जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं बेंगलुरु की दिशा रवि, उनकी गिरफ्तारी का मामला है। आप लोगों को पता है कि दिशा रवि को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके। और इस मामले में उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर की गई वो टूल किट थी, उसमें उन्होंने एडिटिंग की थी या वो उसका उसका प्रचार कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला ही अपने आप में बहुत एब्सर्ड और विचित्र किस्म का है, क्योंकि टूल किट जैसी चीजें का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझना हो तो ये समझिए कि कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अपने अभियान को, अपने मकसद को बढ़ाने के लिए इस तरह के गाइडलाइंस बनाता है कि क्या करना है, क्या उसके गाइडलाइंस में क्या उसके हैशटैग होंगे, किस तरह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, किस तरह के लोगों को, उसका कंटेंट क्या होगा। ये सारी चीजें उस टूल किट का हिस्सा होती हैं। दिशा रवि चूंकि इस समय जेल में है, और उसके दूसरे पहलू को अगर आप जानना बहुत जरूरी है, दिशा रवि की गिरफ्तारी के जो बाकी आउटर कॉन्टेक्स्ट हैं, लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, उसको आप समझेंगे तो आपको इस पूरे मसले को थोड़ा सा और गहराई से समझने में मदद मिलेगी। आप लोगों को पता है कि भारत स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का सदस्य है पर्यावरण मामलों में। पर्यावरण को यहाँ पर किसी भी तरह के जो बड़े कॉरपोरेशन या कोई बड़ी इंडस्ट्री है उसको लगाने के लिए या उसको स्थापित करने से पहले आपको बहुत सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं पर्यावरण से जुड़े, उसके एक पूरे
नियमावली, हालांकि उसमें लगातार समय समय पर धीरे धीरे जब हमारे यहाँ उदारीकरण आया 90 के बाद से बाजार खुला और बड़ी इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, तब से उसमें काट छाट उन नियमों में ढील देने की भी शुरुआत हुई। उसमें यूपीए के सरकार के दौरान भी किया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव था वो पड़ाव था लॉकडाउन। अगर आप लॉकडाउन को देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो सरकार ने कुछ काम, ये मेरा थोड़ा सा मोनोलॉग है, इसके बाद मैं बाकी सारे लोगों के व्यूज इस पे आएंगे। तो लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि सरकार ने किस तरह से कई सारे कानूनों को में फेरबदल किया, मसलन वो श्रम कानून हो, ये पर्यावरण से जुड़े कानून हो, इवन जो ये कृषि कानून भी आए अध्यादेश के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए, वो भी इसी में शामिल किए। तो बहुत सारे कानून पिछले दरवाजे से लॉकडाउन के दौरान, जब सबकी निगाहें कहीं और थी, ध्यान कहीं और था, चिंताएं कुछ और थी, तब सारे काम सरकार ने किए। उसी दौरान सरकार ने पर्यावरण संशोधन कानून भी, नई पर्यावरण नीति भी पास की, और इसके तहत बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए कि पर्यावरण मामलों में प्राइवेट कंपनियों को बहुत सारी छूट दी गई। और ये इस तरह से किया गया कि उसकी जो अंतिम तिथि थी, मतलब कानून आने से लेके और जो सुझाव देने के लिए 15 दिन का मिनिमम समय रखा गया था, 20 जून के आसपास की बात है। और इस पर जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके जो संस्था है इनकी, ग्रेटा थनबर्ग की, जिससे कि दिशा रवि भी जुड़ी हैं, इन लोगों ने एक व्यापक कैंपेन किया कि इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण नियम बदले जा रहे हैं, पूरे पर्यावरण की ऐसी तैसी हो सकती है। और उन लोगों ने अभियान चलाया, सरकार के ऊपर लगातार दबाव डाला, और उसका नतीजा ये रहा कि एक तो सरकार को बाद में आखिरी, हालांकि सरकार लंबे समय तक ये कहती रही कि हम इसकी तारीख को नहीं बढ़ाएंगे, इसकी मियाद को नहीं बढ़ाएंगे, आपको 15 दिन के अंदर में ही अपने सुझाव देने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में सरकार दबाव में आई और उसने इसकी तारीख को बढ़ाया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पर्यावरण जैसे मामले जिसमें आमतौर पर लोगों की रुचि नहीं होती, बाकी कानूनों के बरक्स अगर हम देखें, 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए इस कानून का, इस संशोधन का, इस पर्यावरण नीति का विरोध किया। 17 लाख से ज्यादा सरकार के पास भर गए जाके कि इसको रोका जाए या इसमें सुधार को। और ये सब संभव हुआ था दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग की जो संस्था थी उनके प्रयास से, क्योंकि पर्यावरण के मामलों में सरकार ने एक तरह से खुली छूट देने का मन बना लिया था। उसके बाद सरकार को और उसका एक नतीजा ये भी हुआ कि एक वैश्विक स्तर पर एक कैंपेन खड़ा हो गया इसके खिलाफ, इन सब इसमें। और तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी आलोचना की कि इस तरह से भारत सरकार स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से अपने को अलग नहीं कर सकती, या इस तरह से उसमें एक तरफा बदलाव नहीं कर सकती। तो अगर आप इस घटना को देखेंगे, और सरकार ने उस दौरान वो इतनी चिढ़ गई थी इस कैंपेन से, उन लोग दिशा रवि और फ्राइडे फॉर फ्यूचर के कैंपेन से, कि उन लोगों ने उस समय भी उनकी संस्था पर यूएपीए के तहत पहले केस दर्ज किया, बाद में विरोध हुआ तो उसको वापस लिया। तो ये जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि असल में दिशा रवि की जो आज ये एक गैर जरूरी एक टूल किट को इश्यू बनाकर और साजिश की कहानियां फैलाई जा रही हैं, उसके भी इतर इस कहानी के सूत्र छिपे हैं, उससे भी इसके रिश्ते जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अभिषेक आप बताएं, ये जो पूरा दिशा रवि का मामला है, इसको अब आप किस तरह से देखते हैं? ये केवल और केवल सरकार द्वारा दिशा रवि को, या जो कहा जा रहा है, जो हम नॉर्मल हमारी एक तरबियत बन गई, हमारी एक वो बन गई है कि 20 साल की बच्ची है, ये है वो है, इन सब से इतर ये हम उस लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देख पाने में फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, कि सरकार जहां पे निशाना लगा रही है? जी, सही कह रहे हैं आप। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो पूरा कैपिटलिस्ट ऑर्डर है पूरी दुनिया का, उसको थोड़ा-सा समझ लिया जाए ना, तब हम बहुत क्लियरली, इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करना जो है, दरअसल मेरी आदत है, तो इसलिए व्यक्तियों पर बात नहीं हो पाती है। तो वो पहले भी पिछले सत्र में जो है ये बात हुई थी, तो वो दिक्कत है, क्या करें। हाँ। तो असल में क्या है कि 2 बातें मुझे लगता है कि समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद दिशा रवि हों, चाहे कोई भी हो, आप उनको उस फ्रेम में फिट कर लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। पहली बात तो ये समझनी ज़रूरी है कि जो प्रॉफिट मेकिंग का जो पूरा कांसेप्ट है, इस पूरी व्यवस्था में, उसको भविष्य में जो है उसको इंश्योर करना जो है, उसके तरीके ये खोज रहे हैं। जो भी बिज़नेस हाउसेज़ हैं, उनके साथ जुड़ी हुई सरकारें हैं, जो क्रोनी ग्रुप्स हैं, ठीक है? तो बेसिक आइडिया दरअसल ये है कि भविष्य में अपने प्रॉफिट मेकिंग को कैसे हम इंश्योर रखें, और इंश्योर हो जाए तो मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है? ये इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि प्रॉफिट मेकिंग का जो मतलब पूरा सस्टेनेबल मॉडल है, वो मैन्युफैक्चरिंग में अब नहीं रह गया।
या एलाइड सेक्टर में या सर्विसेज में नहीं रह गया है। हमारा मुनाफा खाने पीने पर, पानी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जल जंगल जमीन पर टिका हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो अचल संपत्तियां हैं, उन अचल संपत्तियों के रास्ते ही अब दुनिया में कैपिटलिस्ट ऑर्डर सरवाइव कर सकता है। ये लार्जर कहानी है। और इन ऑर्डर टू एक्वायर हेजेमनिक मोनोपोली ओवर ऑल दीज थिंग्स, मतलब इन जनरल अगर कहें तो नेचुरल रिसोर्सेज पे और जमीन पर, हाँ, ये तमाम ऐसे कानून ला रहे हैं और लाएंगे जिससे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाले तमाम कन्वेंशंस, चाहे स्टॉकहोम हो, चाहे यूएन के कन्वेंशंस हो, वो सारे के सारे वायलेट होंगे। ठीक है, ये इनको करना है, इनकी मजबूरी है। और आप ये नहीं, आप मतलब ये बहुत मुश्किल है मानना कि हम इनको स्टॉकहोम का या किसी और कन्वेंशन डिक्लेरेशन का वो दिखा के और रोक दें, रोक पाए, है ना? नहीं, आप नहीं रोक सकते। मतलब ये दे आर डेस्परेट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इनका दूसरा संकट कहाँ है? पहला संकट तो वहां है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पे ये डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरा संकट ये है कि इन्होंने जो जिस तरह का स्पेकुलेटिव कैपिटल पैदा किया है पिछले कुछ सालों में, जो फाइनेंस कैपिटल है, शेयर मार्केट, ये वो, और सब प्राइम जो हुआ था क्राइसिस 2008-9 में, उसमें ये समझ गए थे कि इनके बैंक बहुत कमजोर हैं, सारा पैसा इनका फर्जी है, रियल मनी नहीं है ना? तो वो वर्चुअलिटी आ गई थी इनके पूरे सिस्टम में। उस वर्चुअल को रियल बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो जमीन, जंगल, इस तरह की ठोस अचल चीजें कब्जाएं। ठीक है, ये दो संकट इनके मोटे मोटे हैं। अब यहाँ से क्या निकलता है कि जो लोग भी दुनिया भर में, चाहे ग्रेटा हो और चाहे दिशा हो, जो लोग भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं जल जंगल जमीन के निजीकरण और उसके लूट के खिलाफ, चाहे वो किसी एनजीओ में करते हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से करते हो, चाहे वो जंगल में रह के माओवादी कर रहे हो, मैं सबको एक खांचे में रख रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए, इससे ये भी आपको समझ में आएगा कि इन सबके लिए अर्बन नक्सल क्यों कहा जाता है। तो आप जब, मतलब लड़ाई दरअसल मूल कंट्रडिक्शन क्या है? लोकल बनाम ग्लोबल का कंट्रडिक्शन है। इस कंट्रडिक्शन में व्हेन यू आर स्टैंडिंग लोकली एंड ग्लोबल का आप विरोध कर रहे हैं, बेचने का विरोध कर रहे हैं, लूट का विरोध कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही उस क्रॉनी स्टेट के मतलब दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट का काम बिजनेस हाउसेस के लिए प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज और इंश्योर करना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दिशा रवि की गिरफ्तारी या ग्रेटा थुनबर्ग के टूलकिट, मतलब एक मामूली सा वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको टूलकिट साजिश बताया जाना, या और पीछे जाइए तो भीमा कोरेगांव का पूरा साजिश बताया जाना और तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना जो लोग जल जंगल जमीन पर बोल रहे थे, फादर स्टेन स्वामी से लेके गौतम नवलखा, तमाम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं। इसमें भी एक और दिलचस्प चीज है कि जो आपने साजिश का जिक्र किया, तो एक तो पैटर्न है इस सरकार के पिछले 4 घटनाओं को अगर आप देखें, जो भीमा कोरेगांव का आपने जिक्र किया, इसके बाद आप सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट करने वालों को खिलाफ देख लीजिए, दिल्ली का दंगा जब हुआ, हाथरस की जो घटना हुई उसके बाद भी आप देख लीजिए, और अब ये जो चल रहा है किसानों के आंदोलन, तो जो कॉन्स्पिरेसी वाला मामला इनका एंगल है, जो पैटर्न है कि हर चीज को एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बताना और उसके जरिए इसको बदनाम करना, तो इसका एक तो लंबा पैटर्न हो गया है। तो ये तो एक कहानी है ही है। मैं इसमें चाहूंगा सुपर्णा, आप दिशा रवि की इस गिरफ्तारी और पूरे इस स्थिति को कैसे देख पा रही हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ये जो उनके ऊपर एक्शन हुआ है, उनको जो, जैसे वो अभिषेक जी कह रहे हैं कि एक मैक्रो और माइक्रो, तो ये सरकार भी ऐसे ही करती है। जैसे सीए या भीमा कोरेगांव जो बड़ी इशू है उसको छोड़कर एक छोटे से मुद्दे को एक किसी ने झंडा फहरा दिया रेड फोर्ट पर, या किसी ने एक गाइडलाइन शेयर कर दी कि किस तरह से प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना है फार्मर्स का, उसको पकड़ के उसको मुद्दा बना दिया, फिर वो बाकी पे रिएक्ट नहीं करती है ये सरकार, उसी के पीछे चली जाती है और उसको एक एग्जाम्पलरी, जैसे एक एग्जाम्पल बना देते हैं कि देखिए अगर आप करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। तो वो एक बाकी जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो आगे आना चाह रहे हैं या जो प्रोटेस्ट पे बैठे, उनको डराने का, धमकाने का ये एक जरिया है। और उसमें अनफॉर्चुनेट है कि, या ये हमारा बैड टाइम है आई थिंक, कि हमारे कोर्ट्स अब बिल्कुल प्लायंट हो चुके हैं इस सरकार के। जो सरकार चाहती है कोर्ट्स वो ही कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी दिशा रवि को, मतलब कोर्ट को डांटना चाहिए था दिल्ली पुलिस को कि आप इसको बैंगलोर से यहाँ लेके आए हैं, वहां पे प्रेजेंट क्यों नहीं किया।
आपने उसको वहां पे उनके लॉयर के साथ, बट कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने फटाफट उसको, पुलिस को उनकी कस्टडी दे दी, विच वाज शॉकिंग। मतलब और अगर आप ये जो टूल किट करके बना रहे हैं, अगर आप देखें उसमें उसमें ऑब्जेक्शन एक्चुअली वही है जो आप और अभिषेक जी कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बोल रहे हैं ऑन ग्राउंड एंड ऑन सोशल मीडिया। तो इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है इसमें। वो एक सपोर्टिंग पीसफुल, कोई वायलेंस का कहीं जिक्र नहीं है, बट उसमें डेमोक्रेसी की बात है कि ये सरकार फैशिस्ट है, वो इनको चुभी होगी जरूर बात। दूसरा, उस टूल किट में, उस गाइडलाइंस में ये जो प्लान था, अदानी अंबानी का मेंशन है, तो वो बात शायद इनको और भी ज्यादा चुभी होगी। और जो अभिषेक ने बोला कि दे हैव टू, मतलब इनको इन कैपिटलिस्ट और ये जो क्रोनी कैपिटल, इनको सपोर्ट करने के लिए उनको यही जरिया है चुप कराने का और अदानी अंबानी और इन सबको सपोर्ट करने का। तो आई डोंट नो अब आगे इसमें क्या होगा, बट इस सरकार से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं, ना ही कोर्ट से उम्मीद है। तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं तो बताइए प्लीज। हम सब लोग उसी उसमें हैं, संकट में। बल्कि बहुत सारे मामलों में हम लोग एक तरह के रिसीविंग एंड पे भी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी, न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर सबसे लंबी रेट चली। ऐसा लगा कि छापा नहीं पड़ रहा है, कोई रिकॉर्ड बनाने की जुगत चल रही है। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक ईडी की रेड चलती रही न्यूज़ क्लिक के दफ्तर और उनके एडिटर के घर पे। तो स्थितियां तो आप देख ही रही हैं। और अगर यही रवैया है और यही पैटर्न है, जैसा आपने कहा कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को, टूल किट जैसे मसलों को ब्रांड में इतना बड़ा बना के दिखाना कि बाकी सारी चीज़ों से लोगों का ध्यान हट जाए। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बाद में किसी और भी लोगों का नंबर आ सकता है, और भी मीडिया संस्थान इसकी चपेट में आएँगे। तो ये तो हमारे सामने का सच है। शार्दुल, दिशा रवि के इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से सरकार ने रवैया अख्तियार किया है और गिरफ्तारी हुई है, उनके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, मसलन शांतनु है और एक और वकील है बॉम्बे की। उनको अभी इंटरिम जमानत मिली हुई है बॉम्बे हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र हाई कोर्ट से। तो आगे इसका क्या आप देख पा रहे हैं? किस तरह से ये पूरी घटना आगे बढ़ सकती है? देखिए, आपने और सुपर्णा जी ने, अभिषेक जी ने अधिकतर बातें कह दी हैं। मैं सुनने वालों का ध्यान एक तरफ खींचना चाहता हूँ। वो वैसे भी बड़ा आरोप लगाते हैं कमेंट्स में कि हम सब लेफ्टिस्ट हैं। तो देखिए, अगर हम तटस्थ रूप से देखें, आपको तो याद ही होगा, जो रेगुलर सुनते हैं उन्हें भी याद होगा, 2 हफ्ते पहले हमने मनदीप पुनिया की बात की थी और मैंने आखिर में बताया था कि उन्हें बिना उनके डिफेंस लॉयर के रिमांड पर भेज दिया गया हिरासत में। दिशा के साथ भी यही हुआ, है ना? 5 दिन की रिमांड पे उन्हें भेज दिया। अच्छा, जो उन्होंने टूल किट शेयर की उसके बारे में मतलब पचड़ा क्या है, मुझे ये नहीं समझ आता। भाई, ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका, उस टूल किट का पर्पस लिखा हुआ ये है कि जो ग्राउंड पे जाके प्रदर्शन को सपोर्ट नहीं कर सकते वो ऑनलाइन करें। ऑनलाइन भी तो फोरम है। हम अगर अपने एफर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है? सरकार नहीं करती, मंत्री एक साथ ट्वीट नहीं करते किसी के विरोध में या किसी उपलक्ष्य में, किसी के दिन पे। ये ऑर्गेनाइज होने का तरीका है अपने एफर्ट को, क्योंकि अकेला चना कई बार बाहर नहीं फोड़ सकता। आपको आवाज सुनवाने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। अच्छा, मैं मेन पॉइंट जो लाना चाह रहा था इन 2-3 चीजों से, कि प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं हो रहे, और उसकी जड़ आप अगर याद करें, प्रधानमंत्री ने जो राज्यसभा में भाषण दिया वहां पर है। वो क्या कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि ये लोग सोल पर बात नहीं कर रहे कानूनों की, प्रोसीजर पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो चलता है, ये चलता नहीं है, यही तो समझ में दिक्कत है। डेमोक्रेसी में सरकार का इकबाल वही है कि वो जो मर्जी करे, चाहे वो वायलेंस करे पुलिस और उससे, उसको हक है, लेकिन वो प्रोसीजर फॉलो करके करे। अपराधी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, लेकिन सरकार को उन्हें पकड़ने और सजा देने के लिए भी प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं नहीं, प्रोसीजर तो होता आता है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था ये मान रही है कि प्रोसीजर फॉलो ना भी हो, कोई बात नहीं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। ये जिस कैजुअल तरीके से उन्होंने कहा कि लोग बात कर रहे हैं कि हमसे पूछा कि नहीं पूछा, डिस्कस किया कि नहीं, उनको लग रहा है कि मतलब एक नॉन डेमोक्रेटिक आदमी ही ये बात कह सकता है। भाई, आप संसद में बहस क्यों नहीं करेंगे इतने महत्वपूर्ण कानून पे? आप जो डेमोक्रेसी की सोल को नहीं समझता। डेमोक्रेसी की सोल ये नहीं है कि मुझे पता है सबके लिए क्या ठीक है, मैं वो कर रहा हूं ना।
डेमोक्रेसी की सोलिए चाहे आपको पता हो, लेकिन जब तक सब राजी होंगे आप नहीं कर सकते। हाँ अच्छा, इसमें एक मैं चीज और, एक टिप्पणी मैं करूंगा बाद में, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज और जो दिशा रवि ने बात दाखिल करी है कि उन्होंने भी तो यही कहा कोर्ट में, शायद संडे को या शनिवार को कहा था कि उनकी चैट लीक करी जा रही हैं टीवी नेटवर्क्स के साथ। ये सारी वही रूल बुक फॉलो हो रही है जो एसएसआर से शुरू हुई थी। चैट निकाल लो, उससे फॉलो करो, बदनाम कर SSR दो। से भी पहले दिल्ली दंगों के दौरान में लोगों हाँ, की दिल्ली दंगों में भी यही हुआ था। और पर्यावरण की आखिरी बात देखिए, जो अभिषेक जी ने कहा मैक्रो बात, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, मेरे लिए पर्यावरण कई बार इंसानी इश्यूज से पर्सनली ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि पिछले 100 सालों में हमने जितनी स्पीशीज अलग अलग एक्सटिंक्ट करती हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को बड़ा जरूरी समझता है, हम केवल स्तनपाई जीव ही हैं, हम भी मैमल्स हैं। हमने जितनी प्रजातियां एक्सटिंक्ट कर दी हैं धरती से, उनका सीमा नहीं है। पिछले मतलब 1 मिलियन 10 लाख करीब 1 करोड़ साल में उतनी अपने आप नहीं हुई जितनी हमने 100 साल में कर दी। तो ये लालच की लड़ाई है, और इसमें भी सबसे ज्यादा एशिया पैसिफिक रीजन में ही हुई है। तो ये लड़ाई तो चलेगी, पर्यावरण की लड़ाई बहुत मुश्किल और बहुत लंबी है, और उसके लिए कॉर्पोरेट जिनकी जेबें भर रही हैं वो नहीं चाहते बदलाव हो। अभिषेक, आप अपनी बात कहें। हाँ, मैं दरअसल अभी शार्दुल बोल रहे थे कि प्रोसीजर और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग बार बार प्रोसीजर और डेमोक्रेसी पर जो जोर देते हैं, हमारे जैसे लोग जिनको लेफ्ट का कहा जाता है, या सामान्य नागरिक भी ये बात कह सकता है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि डेमोक्रेसी भी एक फॉरेन आइडियोलॉजी ही है उनके तई, और जो सीआरपीसी है वो भी फॉरेन आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो जो संसद में खड़े होके वो कहते हैं कि एफडीआई एक खतरनाक चीज है, तो आप उस ब्रैकेट के भीतर देखिए ना, कि उनकी जगह बैठ के देखिए कि उस ब्रैकेट में क्या क्या आ सकता है, और फिर देखिए कि उनको किस बात का अफसोस है। उनको दरअसल इस बात का अफसोस है कि उनको विरासत में एक मॉडर्न स्टेट, सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेटिक स्टेट मिला है। इसके अफसोस में वो जी रहे हैं, क्योंकि उनको बनाना तो हिंदू राष्ट्र है ना भाई। अब आप समझिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है और मिला है आपको डेमोक्रेसी, तो उसमें सेकुलर जोड़ के, हाँ, सेकुलर जोड़ के, मतलब और लीगल कॉम्बिनेशन है? और इसीलिए वो कह चुके हैं साफ साफ कि ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। तो हम आप समझिए कि हम लोग, हमारी प्रेरणाएं कितनी भिन्न हैं। मुक्तिबोध एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं एक कविता में कि मेरी और तुम्हारी प्रेरणाएं बिल्कुल भिन्न हैं, तुम्हारे लिए जो विष है वो मेरे लिए अन्न है। तो हम जिस लोकल स्टैंड आई पर खड़े होकर बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी और प्रोसीजर के, वो उनके लिए दुश्मन है भाई। उनको तो वो साफ करना है, हटाना है। ठीक है, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए उनसे कि वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं 2 दिन पहले अतुल भाई से बात कर रहा था, एक एग्जांपल उसी का मैं दे रहा हूँ। अक्टूबर में राज्यों को लैंड टाइटलिंग ड्राफ्ट भेजा गया, लैंड टाइटलिंग बिल का नया ड्राफ्ट। ठीक है, और राज्यों के पास से जवाब वापस आया है केंद्र के पास। अभी वो ड्राफ्ट लेवल पे है, नीति आयोग ने तैयार किया था, संसद में भी नहीं गया है। और बनारस में मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39,000 लोगों को उनके मकान के आईडी कार्ड 17 नंबर वाले दे दिए गए, विच इज द पार्ट ऑफ दैट ड्राफ्ट। अब आप बताइए कि एक बिल जिसका ड्राफ्ट अभी सर्कुलेट ही हो रहा है, वो बिल कानून के रूप में वहां पे लागू भी हो गया, और अखबारों में उसकी मुनादी छप रही है कि योगी जी ने इतने मकान डिजिटाइज करवा दिए। वो उस कानून का हिस्सा था। किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं इस देश में आप? कोई मतलब नहीं है उसका। सही बात है। वो मैं कह तो रहा था, मैंने शुरू में कटाक्ष किया था एक छोटा सा कि अच्छे दिन आ गए हैं, पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है। उसका देखिए आप, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मनमोहन सिंह को हम सब ने व्यक्तिगत तौर पर खूब कोसा जब पेट्रोल 80-81 हुआ था, लेकिन उस समय पर बैरल कीमत 125 से 135 डॉलर थी। 110 से 115। हाँ, मतलब काफी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। और ये सरकार ने 62 से 65% टैक्स लगा रखा है, जब कोविड के टाइम पे कीमतें $35 तक पहुंच गई थी, और वो कह रहे हैं कि पुराने वालों की गलती है। साहब, झूठ को भी तो कम से कम वर्क तो अच्छे से लपेट दो, साफ दिखे तो नहीं। कमाल ही कर देते हैं। अब इस मामले में तो खैर अब हम लोगों ने बहुत पहले भी बात की है। एक आखिरी टिप्पणी मैं सुपर्णा जी से लूंगा। हमने कितनी बार बात की कि पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलने की परंपरा, तो पार्लियामेंट की भी सैंक्टिटी जाती रही कि वहां पर भी गलत बयानी कर दी जाती है, गुमराह कर दिया जाता है पूरी पार्लियामेंट को।
मसलन इसी जो जिस कानून की बात मैं कर रहा था, उस ये पर्यावरण जिस मामले में इन लोगों को दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग ने कैंपेन किया था, उस मामले में भी सरकार ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कुछ कहा और बिल कुछ कह रहा था। तो आप सीधे-सीधे पार्लियामेंट की ही जब पूरी सैंक्टिटी को खत्म कर देंगे, तो फिर भरोसा करने के लिए बचेगा। आखिरी टिप्पणी सुपर्णा जी आपका इस पूरे मामले पर? जी अब क्या बोलूं ये जैसे मैं ये टूल किट पे ही बोलूंगी कि अमित शाह जब पार्लियामेंट जा रहे थे जम्मू कश्मीर में वो आर्टिकल 370 को रद्द करने के लिए, तो एक उनकी फोटो है जिसमें उन्होंने एक कागज पकड़ा हुआ है जिसमें पूरा वो डिटेल दिख रहा है, उसको जूम करके जब देखें कि ये करना है, इसको इन्फॉर्म करना है, ऐसे करना है। तो दिशा रवि की जो गाइडलाइन टूल किट जो भी हम बोल रहे हैं, वो अमित शाह जी ने जो पकड़ा हुआ था वो जम्मू कश्मीर को स्प्लिट करने का और वो 370 निकालने का, उससे कोई डिफरेंट नहीं है। इट्स द सेम थिंग, बट वही ये उनका झूठ पार्लियामेंट में, बाहर कोर्ट्स में, मीडिया को, हर जगह ये सरकार झूठ बोलती है। तो और पार्लियामेंट की सैंक्टिटी तो इनके, ये डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं, तो पार्लियामेंट को ये कुछ मानते ही नहीं है, तो वहां पर भी झूठ बोलते हैं वो। आई मीन उनका उनका इट फिट्स इन विद जो जो पार्लियामेंट को क्या समझते हैं, वो दिखता है जिस तरह से वो उसको पार्लियामेंट को सिर्फ अपनी बातों को एक स्टैंप देने के लिए यूज करते हैं और डिबेट्स नहीं करते हैं। कोई डेमोक्रेटिक डिबेट नहीं। कितना ऑपोजिशन पार्टीज को लड़ना पड़ा just to discuss farm laws. तो फार्म लॉज से जुड़ी 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये फार्म लॉज ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया है, किसी स्टेक होल्डर से कोई बातचीत नहीं की गई है, लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्ती पास कराया गया है बिना, जबकि वहां पर अपोजिशन मांग करता रहा कि वोटिंग नहीं करवाई गई, बुलडोजर चलाकर पास कराया गया। ये सब सच्चाइयां हैं और ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में हम अच्छे के लिए लाए हैं। तो खैर ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। हमारे पास थोड़ा सा समय की भी अब कमी है, तो हम अपना आखिरी जो हमारी चर्चा का राउंड होता है, रिकमेंडेशन का राउंड, हम उस पर चलते हैं। शार्दुल, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दे। क्या इस हफ्ते आप रिकमेंड करेंगे? मैं जो एक रिकमेंडेशन देने वाला था वो मुझे पता है अतुल जी देंगे, तो मैं दूंगा नहीं। नहीं, मैं हो सकता है ना दूं, आप दे दीजिए। नहीं, वो मेघनाथ वाला आप देंगे, आपको देना चाहिए। मैं दूसरा देता हूँ जो मैंने छांटा इसके बीच में, जो बहुत मतलब मेरी पसंद का आर्टिकल है, अभी आया है। न्यू साइंटिस्ट एक वेबसाइट है जिसे मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ, उस पर एक आर्टिकल है, आर इम्पैक्ट ऑन अर्थ्स इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इन ग्राफिक्स। तो जो लोग बहुत ज्यादा लंबे और डेटा को पढ़ना पसंद नहीं करते, ये उनके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, समझे कि हम इस धरती को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और पहुंचाया है। दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, आर्टिकल 14 पे एक 2 फरवरी को डेटाबेस का आर्टिकल छपा था कि कैसे सेडिशन केसेस में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है हिंदुस्तान में, कुणाल पुरोहित का लिखा हुआ जी। वो उन्हें पढ़ना चाहिए। और तीसरा न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर बसंत का आर्टिकल है, नवदीप कौर और शिव कुमार, जिनके लिए दिशा रवि की तरह ही गिरफ्तारियों का ऑर्डर हुआ, उनकी उगाही का सच क्या है असल में। ये 3 मेरे रिकमेंडेशन। बहुत दिलचस्प। अभिषेक, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं एक छोटी सी फिल्म रिकमेंड कर सकता हूँ। हाँ। ये 2020 में मैंने अभी पिछले कॉलम में जिक्र भी किया था परसों। हाँ। फिल्म का नाम है न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। टॉम हैंक्स आई थी वैसे। हाँ, टॉम हैंक्स वाली आई थी 2020 में, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले नेटफ्लिक्स पे आई है, 10 तारीख को। और ये बड़ी शानदार फिल्म है इस लिहाज से कि ये तो अमेरिकन सिविल वॉर का मामला है 150 साल पहले का, लेकिन उस समय भी किस तरह बाहर की खबरों को, बाहर के विचारों को डिस्ट्रक्टिव समझा जाता था, और जो कबीले का नेता होता था वो नहीं चाहता था कि उसके कबीले के लोग बाहर के विचार या खबरों या सूचनाओं से संपर्क में आए। और आज भी देखिए कि हमारे कबीले का नेता जो है वो बाहर की चीजों को डिस्ट्रक्टिव मानता है, ठीक है, या जो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है उसको वो बाहरी मानता है, इस तरह से कहिए। तो वो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड देखिए, एक शानदार टॉम हैंक्स का किरदार है जो घूम घूम के अखबार पढ़ते हैं सिविल वॉर के दौरान अलग अलग इलाकों में, और उनके अनुभव हैं।
ठीक बात। ये एक बढ़िया फिल्म है। बड़ी अच्छी फिल्म है, मैंने भी देखी। उसमें उस समय के जो 3 महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट्स हैं 13, 14 एंड 15, उसका भी जिक्र है कि किसके उसके लिए जो सिविल राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स मिले, उन सब का भी जिक्र है। टॉम हैंक्स की सिर्फ पढ़ने के दौरान आता है, तो बहुत अच्छी फिल्म कही जाएगी। आपने अच्छा रिकमेंडेशन दिया। सुपर्णा जी, आप क्या रिकमेंड करेंगी? जी, मैं एक बुक रेकमेंड करूंगी। आकार पटेल की किताब है, ऑलरेडी आई थिंक वो रीप्रिंट में चली गई है। उसका नाम है आवर हिंदू राष्ट्र, व्हाट इट इज, हाउ वी गॉट हियर। तो इसको जरूर पढ़िए, मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ, खास करके अगर इसका एक चैप्टर है गोदी मीडिया, और उसमें उन्होंने बहुत मंथ बाय मंथ डिटेल दिया है पिछले साल और उससे पहले और उसके बाद, कि किस तरह से पीएमओ से गाइडलाइंस जाती हैं इवनिंग की डिबेट के लिए, कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या क्या बातें कहनी चाहिए, और किस तरह से वो जो इवनिंग की रिपब्लिक टीवी पर, टाइम्स नाउ, इन सब पे जैसे जो डिबेट्स क्यों होती हैं, किस मुद्दे पे होती हैं, वो उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया है। बहुत ही ब्रिलियंट है। इससे समझ आएगा कि ये जो शाम को हर घर में शोर मचता है, ये क्यों मच रहा है। अतुल जी, आप अपना रिकमेंडेशन दें उससे पहले मैं एक और देना चाहता हूँ। हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुझे ट्विटर पर एक मैसेज आया, जो कोई श्रोता होंगे हमारे चर्चा के, अभिषेक नाम है। उन्होंने बोला था कि आप कभी फिल्म नहीं रिकमेंड करते, आप वो करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, वो मेरे को कह रहे थे। तो मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, और मैं क्षमा मांगना चाहूंगा अगर लोगों को वो वियर्ड लगे, क्योंकि मैं वियर्डो हूँ। जैसे लोग फिल्म देख के इमोशनल होते हैं, तो मैं बता देता हूँ, मैं स्पेस और एस्ट्रोफिजिक्स से बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। तो एक नेशनल ज्योग्राफिक पे डॉक्यूमेंट्री है, स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स, वो देखें। और मुझे यूनिवर्स देखना इसलिए पसंद है क्योंकि उससे पता चलता है कि हम इतने जरूरी भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो बड़े दिलचस्प रिकमेंडेशन है मेरे। बस 2 छोटे-छोटे, एक तो ये कि जो कपिल मिश्रा का द हिंदू इकोसिस्टम वाला राइटअप है, वो आप सब लोग जरूर पढ़ें। न्यूज लॉन्ड्री पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें पढ़ें। और इसके अलावा मैं एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो कि नेटफ्लिक्स पे है, द एज ऑफ डेमोक्रेसी। ये ब्राजील के 2 प्रेसिडेंट्स के टेन्योर के ऊपर है, और उसके अंदर की जो उथल-पुथल कहानियां और डेमोक्रेसी के नाम पर जो चलने वाली क्लासिक पावर कॉरिडोर की जो उठापटक है, उसके ऊपर है। तो ये 2 चीजें रिकमेंड करूंगा मैं। और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक अपील जो हम हमेशा करते हैं, कि न्यूज लॉन्ड्री एक ऐसा प्रयास है जिसकी कोशिश है कि मीडिया संस्थान सरकारों के या फिर कॉरपोरेशन के विज्ञापन से मुक्त होकर एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच, एक ऐसा मॉडल बने जो कि अपने सब्सक्राइबर्स के दम से चले, ताकि आज जिस तरह से हम मीडिया की बदनामी देख रहे हैं या मीडिया को एक्सपोज होता हुआ देख रहे हैं, खबरों में चुनना, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किस खबर को दबाना है, अब जिस खबर को चलाना है उसको कितना ट्विस्ट करके दिखाना है, उसमें कितना डिस्टॉर्शन भरना है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि अब एक ऐसे मीडिया का मंच हो, एक ऐसा मॉडल तैयार हो भारत में, जो कि कम से कम इन विज्ञापनों, इन कॉरपोरेशन और सरकारों के दबावों से मुक्त हो। और वो तभी है जबकि आप जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो इसके कंज्यूमर है, वो सीधे सीधे इसमें हिस्सेदारी करें। तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर इस तरह के तमाम मीडिया संस्थान जो कि किसी तरह के विज्ञापन से मुक्त हों, कॉरपोरेशन के या फिर सरकारों के दबाव से मुक्त हों, तभी वो अपनी बात कह सकते हैं। तो उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको समर्थन दीजिए अपना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, Thank you. धन्यवाद, थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।